बरसत हर्षत सब लखे, करसत लखे न कोय। तुलसी प्रजा सुभाग से, भूप भानु सो होय। कि जब कर लेना हो किसी भी राजा को, ऐसे लेना चाहिए जैसे सूर्य नदियों से लेता है, पटाना चाहिए। और जब देना हो अपनी प्रजा को तो ऐसे बरसे कि सृष्टि हर्षोल्लास में समा जाए। मगर आपकी नीतियां इसके विपरीत हैं। जब लेना होता है तो ऐसे लेते हैं कि जेब पे ऐसी भारी चोट पड़ती है कि विश्व कीर्तिमान बन जाते हैं। जैसे आज डीजल, पेट्रोल, कुकिंग गैस के ऊपर, रसोई गैस के सिलेंडर के ऊपर दुनिया में सबसे ज्यादा कर आप ले रहे हैं। और जब देना होता है, जब देना होता है तो ऐसा देते हैं कि जैसे आपने कोरोना में 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया कि आज तक उस पैकेज का क्या हुआ, किस घर में कितना पहुंचा, ये कोई जवाब नहीं, वो अदृश्य हो जाता है। आप बिल्कुल विपरीत दिशा में चल रहे हैं। वित्त विधेयक पर और कर नीति पर अपने विचार रखने से पहले संदर्भ क्या है उसके बारे में कुछ कहना चाहूँगा। देश की अर्थव्यवस्था की क्या परिस्थिति है। हमारा मानना है कि सरकार की गलत आर्थिक नीतियों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था कोविड से पहले ही, कोरोना से पहले ही पटरी से उतरने लगी थी। अफसोस इस बात का है कि इस बजट में या इस वित्त विधेयक में कुछ ऐसा नहीं करा गया कि अर्थव्यवस्था को दोबारा से पटरी पर लाए। मैं क्यों कह रहा हूं कि पहले ही पटरी से उतरने लगी थी। अगर हम कोविड से पहले के 8 क्वार्टर देखें, मार्च 2018 से मार्च 2020 तक, अर्थव्यवस्था की गति, बढ़ने की गति, ग्रोथ रेट हर क्वार्टर में कम होती गई और 8% से घटते घटते 3% पे आ गई। और अगर हम 7 साल की सरकार का कार्यकाल हो गया है 2014 से लेकर 2021 तक, मगर इन 7 साल में हम 6 साल देखें, कोविड का अगर साल ना भी देखें, और तुलनात्मक रूप से यूपीए के समय अर्थव्यवस्था की क्या गति थी अलग अलग पैमानों पे और इनकी सरकार में वो कितनी और गति हुई, क्योंकि लोगों की उम्मीद थी कि और बढ़ेगी, तो देखें तो भी पिक्चर काफी क्लियर होती है। यूपीए के समय 10 साल की औसत जीडीपी ग्रोथ रेट 7.8% रही पुरानी सीरीज से। नई सीरीज में अगर उसको ट्रांसलेट किया जाए तो विशेषज्ञों का आकलन है, अर्थशास्त्रियों का, कि वो 11% नई सीरीज 2011-12 में जो नई सीरीज। और आपके 6 साल में प्री कोविड 11%, 10 साल औसत, आपके समय 6.8%। ये 6 साल की अर्थव्यवस्था की आर्थिक ग्रोथ रेट है। उम्मीद थी कि बढ़ेगी, बढ़ने की बजाय कम हो गई। कोई भी अर्थव्यवस्था होती है, जीडीपी होती है, उसके 4 कंपोनेंट होते हैं, उसकी कुर्सी के 4 पैर होते हैं। क्या 4 पैर होते हैं? कंजम्पशन, डिमांड कितनी अर्थव्यवस्था में, निवेश, इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है, एक्सपोर्ट कितना ग्रोथ हो रहा है, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अगर हम 10 साल की यूपीए और 6 साल का आकलन करें आपकी अर्थ जो है व्यवस्था में, इन चारों जो पैर हैं कुर्सियों के किसी भी अर्थव्यवस्था के, उनमें क्या परिस्थिति बनी तो पिक्चर और क्लियर हो जाती है। निवेश की बात करें, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ग्रोथ रेट जो यूपीए के समय 14% थी ग्रोथ रेट हर साल, वो घट के 2% 2014 से 2020। क्रेडिट एंड बैंक लोन, क्योंकि जब तक बैंक से क्रेडिट नहीं कोई लेगा तब तक अर्थव्यवस्था में निवेश कैसे करेगा। यूपीए के समय 13% ग्रोथ रेट थी हर साल, वो घट के 4% ग्रोथ रेट पे आ गई। ये इन्वेस्टमेंट की पिक्चर दिखाते हैं। अब आए प्राइवेट कंजम्पशन ग्रोथ। आप ही के आंकड़े हैं इसी बजट में प्रकाशित। प्राइवेट कंजम्पशन ग्रोथ यानी कि डिमांड, यूपीए के समय 24% ग्रोथ रेट थी प्राइवेट कंजम्पशन ग्रोथ में हर साल प्रति वर्ष, वो घटकर अब 9% 6 साल में, कोरोना से पहले। कॉर्पोरेट सेल्स ग्रोथ रेट, ये भी एक आकलन का नजरिया है कि कितनी सेल्स हो रही है, खरीदारी हो रही है मार्केट में। उस समय 12% प्रति वर्ष ग्रोथ रेट होती थी, अब वो मात्र 3% पे आके रुक गई है। तो डिमांड भी नहीं। डिमांड के आगे आता है एक्सपोर्ट, मेक इन इंडिया का नारा दिया गया। पूरी दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी तस्वीरें मेक इन इंडिया की लगाई गई, मगर जो एक्सपोर्ट ग्रोथ रेट 10 साल 2004 से 14 तक 21% प्रति वर्ष वो ग्रोथ रेट थी एक्सपोर्ट्स में, वो अब कम होकर आज 6 साल में 2014 से 20 तक मात्र 3% पर आके ठहर गई। तो एक्सपोर्ट भी नहीं। फिर बचा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर।
उसमें भी यूपीए के तुलना में कम हुआ है, मगर जितनी ज्यादा तादाद में ये बाकी तीन पहलू अर्थव्यवस्था के लुढ़के हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को आपने फिर भी ग्रोथ रेट में तो 24% प्रतिवर्ष से 16% प्रतिवर्ष पे आ गई, मगर उतनी नहीं लुढ़की जितनी बाकी तीन पहलू लुढ़के। इनके साथ साथ अर्थव्यवस्था में स्ट्रेस्ड एनपीए हम सब जानते हैं। अभी भी जनवरी में आरबीआई स्टेबिलिटी रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि सितंबर 2021 तक 13.5% एनपीएस का रेशो हो जाएगा। सरकारी बैंकों में और भी बुरा हाल है। इसी प्रकार से स्ट्रेस कॉर्पोरेट बैलेंस शीट, ये कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हमारी इस अर्थव्यवस्था में रहे, मगर हमारा मानना है ये अर्थव्यवस्था पटरी से उतरनी कब शुरू हुई? सबसे पहले नोटबंदी ने अर्थव्यवस्था को हिलाया। उसके बाद जिस तरीके से आनन फानन में जीएसटी लागू की गई, उसने अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। और उसके बाद कोरोना के अंदर जो आपकी मैनेजमेंट रही अर्थव्यवस्था की, उसने अर्थव्यवस्था को आज आईसीयू में पहुंचा दिया। मगर ये हमारा आकलन है, विशेषज्ञ अर्थशास्त्री मानते हैं कि ये पहले से आईसीयू में थी। अभिजीत बैनर्जी, नोबेल पुरस्कार विजेता, उनका 2020 में मानना था कोविड से पहले। क्या कहा उन्होंने? अर्थव्यवस्था आईसीयू में। आपके स्वयं जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहे अरविंद सुब्रमण्यम, उन्होंने क्या कहा 2020 कोरोना से पहले? क्या कहा कि ये कोई आम मंदी नहीं है। कोरोना के आने से पहले यह आम मंदी नहीं है, 30 साल में ऐसी मंदी नहीं देखी गई। रघुराम राजन, उन्होंने भी आपके समय आरबीआई संभाली है, उनका कहना है कोरोना से पहले कि अर्थव्यवस्था बद से बदतर हो गई है, अत्यंत गंभीर स्थिति है अर्थव्यवस्था की। तो लोगों का मानना था पहले ही खराब थी, फिर कोरोना आया और आपने अपनी विफलताओं को कोरोना के माथे पे चिपकाने का एक विफल प्रयास किया। मगर कोरोना में भी आपकी गलत आर्थिक नीतियों की वजह से अर्थव्यवस्था जितनी खोखली हो गई थी, उसकी पोल कोरोना के एक साल में भी खुली। कैसे खुली? 4 रिकॉर्ड बने इस कोरोना के अंदर। पहला रिकॉर्ड, जितनी भी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं विकासशील और विकसित देशों में, कोरोना के समय अगर सबसे ज्यादा नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ रेट रही, सबसे ज्यादा जीडीपी किसी देश की लुढ़की, तो हिंदुस्तान की लुढ़की। आप किसी भी देश से कंपेयर करें, जब कोरोना चरम में था, अप्रैल से जून की तिमाही में हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था -23.9%, पूरे साल में -7.9%, सबसे ज्यादा पूरे दुनिया के अंदर, विश्व के अंदर ये रिकॉर्ड आपके नाम आया। दूसरा रिकॉर्ड आपने बनाया, कोरोना के समय गरीब और अमीर में अगर सबसे ज्यादा अंतर कहीं बढ़ा, आपकी गलत आर्थिक नीतियों की वजह से खोखली हो चुकी थी अर्थव्यवस्था, तो सबसे ज्यादा गरीब अमीर में अंतर हिंदुस्तान में बढ़ा। जहां जिस तिमाही में हमारी अर्थव्यवस्था 23% लुढ़क गई थी, उसी तिमाही में जो हमारे 100 सबसे अमीर भारतीय हैं, उनकी इनकम के अंदर 35% इजाफा हुआ। 100 सबसे जो अरबपति हिंदुस्तान के 13 लाख करोड़ की उनकी कमाई हुई, तो उनकी कमाई में 35% इजाफा, और अर्थव्यवस्था 29% लुढ़क रही है, और दुनिया में किसी मुल्क में ऐसा नहीं हुआ। तीसरा रिकॉर्ड बना, जो अलग अलग आंकड़े हैं उनके आधार पे कोरोना में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, 12 करोड़ के करीब लोगों की जो है लोग बेरोजगार हो गए, 35% एमएसएमई बंद हो गई। तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी कोरोना में हिंदुस्तान में हुई, सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान की लुढ़की किसी भी देश के मुकाबले में, और सबसे ज्यादा गरीब अमीर में अंतर बढ़ गया कोरोना के समय। तो यह आपकी नीतियों की देन है। मगर चौथा रिकॉर्ड भी बना। चौथा रिकॉर्ड यूं बना कि कोरोना में जो पैकेज लेके आए, फाइनेंशियल स्टिमुलस पैकेज, अलग अलग देश, जापान अपनी जीडीपी के मुकाबले में 20% फिस्कल पैकेज लेके आया, कनाडा ने 20% दिया, ऑस्ट्रेलिया ने 18%, ब्राजील ने 18%, टर्की ने 14%। हमारे देश में आपने 20 लाख करोड़ की घोषणा करी, मगर इसके अंदर जो फिस्कल कंपोनेंट है वो कुल मिला के जीडीपी का मात्र 3.2%। तो आपने पैकेज भी उतना नहीं दिया। राहत जो मलम लगानी चाहिए थी घाव पे, जो कोरोना के जो लोग बेरोजगार हुए, जो गरीब थे, मगर आपने उनको भी राहत दी नहीं। अगर हम जीडीपी कांस्टेंट प्राइसेस पे देखें, तो जब आपकी सरकार 2014-15 में आई देश में, उस समय 104 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था थी देश की। वो बढ़कर 2019-20 में 145 लाख करोड़ की हो गई थी। कोरोना के बाद ये जब कम हुई, गिरी, तो अब वो गिर के 132 लाख करोड़ की हो गई इस साल के अंत में। यानी कि 132 लाख करोड़, जो कि 2016-17 में जितनी अर्थव्यवस्था थी उसके बराबर। अब ये आप कह रहे हैं वी शेप
रिकवरी हो रही है और हम कोरोना से पहले की स्थिति में आ रहे हैं, मगर आपके आंकड़े नहीं बताते। अगर आरबीआई की ग्रोथ रेट देखें हम कि 11% ग्रोथ रेट हो जाएगी इस साल, तो भी 145 लाख करोड़ नहीं होगा, 2 साल लगेंगे। अगर यूएनसीटैड जो एक अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस की, उनका आकलन देखें तो मात्र 5% की उम्मीद की जा रही है ग्रोथ रेट की। ऐसे में 2026 तक पहुंचेगी पहली 2019-20 के बराबरी की अर्थव्यवस्था। अगर डॉक्टर गीता गोपीनाथ का हम देखें, उनका जो लेख आया है उसके अनुसार 2025 में हमारी अर्थव्यवस्था उस लेवल पे पहुंचेगी जो कोरोना से पहले है, जिसको गंभीर बताया गया। तो गंभीर से अत्यंत गंभीर हो गई। अब अत्यंत गंभीर से वापस गंभीर स्थिति में लाने में आपके कार्यकाल में दोबारा से गंभीर स्थिति में आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी, इस पे आकलन चल रहे हैं। बहरहाल अब स्थिति यह है कि जैसे गर्मी के महीने में कोई नौसिखिया मिस्त्री कोई वाटर कूलर किसी घर में लगा हो, उसकी आके मोटर खोल दे मगर उसको बांधना ना आए और सबके पसीने छूट जाए। आपको भी समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या हो। अब मैं टैक्सेशन पॉलिसीज पे आऊंगा। दो स्रोत तो होते हैं किसी भी वित्त मंत्री के पास, राजस्व और व्यय, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर। किससे पैसा लेंगे, किसको देंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण के अंदर राम राज्य की जब कल्पना करी थी तो एक कुछ ऐसा लिख के गए थे जो आज भी हमारे लिए गाइडिंग प्रिंसिपल का काम कर सकते हैं। प्लीज बरसत हर्षत सब लखे, करसत लखे न कोय, तुलसी प्रजा सुभाग से भूप भानुसो होए। मतलब कि जब कर लेना हो किसी भी राजा को तो ऐसे लेना चाहिए जैसे सूर्य नदियों से लेता है, पता ना चले। और जब देना हो अपनी प्रजा को तो ऐसे बरसे कि सृष्टि हर्षोल्लास में समा जाए। मगर आपकी नीतियां इसके विपरीत हैं। जब लेना होता है तो ऐसे लेते हैं कि जेब पे ऐसी भारी चोट पड़ती है कि विश्व कीर्तिमान बन जाते हैं। जैसे आज डीजल, पेट्रोल, कुकिंग गैस के ऊपर, रसोई गैस के सिलेंडर के ऊपर दुनिया में सबसे ज्यादा कर आप ले रहे हैं। और जब देना होता है तो ऐसा देते हैं कि जैसे आपने कोरोना में 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया कि आज तक उस पैकेज का क्या हुआ, किस घर में कितना पहुंचा, ये कोई जवाब नहीं, वो अदृश्य हो जाता है। आप बिल्कुल विपरीत दिशा में चल रहे हैं। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।